नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ इज विद शशांक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभा पोर्टल के बारे में, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लॉन्च किया है। प्रभा का पूरा नाम है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। यह एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बैंक, एनबीएफसी और अन्य रेगुलेटेड एंटिटीज आरबीआई से संबंधित विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन, अनुमति और अप्रूवल्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि आरबीआई का प्रभा पोर्टल क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके प्रमुख लाभ और उपयोगिता, कैसे आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन की हिस्ट्री और स्टेटस चेक कर सकते हैं, और अंत में इससे जुड़ी कुछ जरूरी एफएक्यूज भी कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में उपयोग किए गए स्क्रीनशॉट और जानकारी का स्रोत आरबीआई के आधिकारिक वेबसाइट और प्रभा पोर्टल का यूजर मैनुअल है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ इज विद शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रभा पोर्टल पर एक विस्तृत नजर। हम बात करेंगे प्रभा पोर्टल के इम्पोर्टेंस के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें 5 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। पहला है इनहेंस्ड एफिशिएंसी, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस saves man hours, makes workflow management easier and reduce processing time। ठीक है, तो जो है सबसे पहला तो ये एफिशिएंसी को इनहेंस करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो इससे जो है मैन आवर्स, जो मतलब मैनुअल वर्किंग जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, और वर्क फ्लो मैनेजमेंट जो है वो ईजियर होगा, और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपका रिड्यूस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट होगा इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन रहेगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैनुअल आपका इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, उससे और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी जो आरबीआई ऑफिशियल्स है उनकी बढ़ेगी। थर्ड होगा फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस, ऑटोमेटेड वैलिडेशन, फॉर्मेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स अलाउ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स की एक प्लस पे एक आपका फॉर्मेट होगा बना हुआ एप्लीकेशंस का। ठीक है, आपको उसी फॉर्मेट में जो है एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो मैंडेटरी एप्लीकेशन के जो पॉइंट्स है वहाँ पे फिल करने पड़ेंगे, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपकी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, फोर्थ आपका इम्प्रूव डेटा हैंडलिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग फैसिलिटेट सिंपल स्टोरेज, रिकॉल एंड एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा, आपकी डेटा हैंडलिंग जो है वो जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, इंप्रूव होगी, और आपको जो है सेव करना डेटा को काफ़ी इजी आएगा, और जो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना भी बड़ा इजी होगा। फिफ्थ है ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। ठीक है, रिड्यूस रिलायंस ऑन पेपर कंज्यूमिंग प्रोसेस, यील्ड कॉस्ट बेनिफिट एंड ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो पेपर वर्क का जो काम है वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट बेनिफिट आपके लिए ये होगा, आपकी कॉस्ट इससे इंक्रीज होगी, और आपका ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज में ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अब हमने दोनों इंपॉर्टेंस जो है एप्लीकेंट पर्सपेक्टिव से और रिजर्व बैंक के पर्सपेक्टिव से हमने जान ली। अब हम बात करेंगे प्रभा पोर्टल के इम्पोर्टेंस के बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें 5 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। पहला है इनहेंस्ड एफिशिएंसी, ऑटोमेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस saves man hours, makes workflow management easier and reduce processing time। ठीक है, तो जो है सबसे पहला तो ये एफिशिएंसी को इनहेंस करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटेड एप्लीकेशन प्रोसेस है, तो इससे जो है मैन आवर्स, जो मतलब मैनुअल वर्किंग जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, और वर्क फ्लो मैनेजमेंट जो है वो ईजियर होगा, और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपका रिड्यूस होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट होगा इनहेंस ट्रांसपेरेंसी। ये ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करेगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जो है एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन रहेगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी जो है ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैनुअल आपका इंटरवेंशन उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, उससे और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी जो आरबीआई ऑफिशियल्स है उनकी बढ़ेगी। थर्ड होगा फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस, ऑटोमेटेड वैलिडेशन, फॉर्मेटेड एप्लीकेशन फॉर्म्स अलाउ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स की एक प्लस पे एक आपका फॉर्मेट होगा बना हुआ एप्लीकेशंस का। ठीक है, आपको उसी फॉर्मेट में जो है एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो मैंडेटरी एप्लीकेशन
ये जो पॉइंट्स है वो आपको फिल करने पड़ेंगे, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी आपकी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है। फोर्थ आपका इम्प्रूव डेटा हैंडलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग फैसिलिटेट सिंपल स्टोरेज, रिकॉल, एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या होगा, आपकी डेटा हैंडलिंग जो है वो जो है इंक्रीज होगी। ठीक है, इंप्रूव होगी, और आपको जो है सेव करना डेटा को काफी इजी आएगा, और जो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना भी बड़ा इजी होगा। फिफ्थ है ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। ठीक है, रिड्यूस रिलायंस ऑन पेपर कंज्यूमिंग प्रोसेस, यील्ड कॉस्ट बेनिफिट एंड ऑप्टिमल यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो पेपर वर्क का जो काम है वो आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट बेनिफिट आपके लिए ये होगा, आपकी कॉस्ट इससे इंक्रीज होगी, और आपका ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज में ये काफी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो अब हमने दोनों इंपॉर्टेंस जो है एप्लीकेंट पर्सपेक्टिव से और रिजर्व बैंक के पर्सपेक्टिव से हमने जान ली। ठीक है, प्रोसीजर फॉर फाइलिंग दी प्रवाह पोर्टल। ठीक है, अब प्रोसीजर जो है क्या होगा एप्लीकेशन फाइल करने का प्रवाह पोर्टल। तो सबसे पहले हम पोर्टल को एक्सेस करेंगे। एक्सेस द पोर्टल मीन्स या तो डायरेक्टली जो लिंक है उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल पे पोर्टल में जाएंगे, या फिर आरबीआई वेबसाइट से भी हम उसको लिंक को वहां से भी हम जा सकते हैं प्रवाह पोर्टल। ठीक है, तो सेकंड होगा रजिस्टर्ड करेंगे प्रवाह पोर्टल पे। तो उसमें रजिस्ट्रेशन का जो टाइप है वो दो टाइप से आप रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, या तो एज ए एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के तौर पे, या फिर आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, वहां पे अपना पैन जीएसटी नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा, और ओटीपी से आप उस प्रोसेस को वेरिफिकेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद थर्ड आप लॉग इन करोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आपने किया उससे आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करके अब ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप आपको आइडेंटिफाई करके अपने आप को वेरीफाई करवाओ। ठीक है, फोर्थ आप अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपका उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव आरबीआई डिपार्टमेंट एंड चूज द फॉर्म मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर देयर रिक्वायरमेंट। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप जो है फॉर्म को चूज करेंगे और फाइल करेंगे। बट कुछ केसेस में जो है प्रवाह पोर्टल को यूज आपको नहीं करना है। किस किस चीजों के लिए? पहला राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन मीन्स आरटीआई के लिए आप यूज नहीं करेंगे। दूसरा सुपरवाइजरी रेगुलेटरी रिपोर्ट्स के लिए आप यूज नहीं करेंगे। तीसरा कंप्लेंट दैट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, उसके लिए आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसके लिए अगर कोई फॉर्म नहीं बना है तो उसके लिए आप जनरल पर्पस वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वो है फिल द एप्लीकेशन। तो हम एप्लीकेशन को हमने एप्लीकेशन अपनी सर्च कर ली अपने अकॉर्डिंगली, अब हम उसको फिल करेंगे। ठीक है, और अब चाहे तो हम उसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं, और जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास पूरी तरीके से कंप्लीटली अवेलेबल हो उसके बाद हम लॉग इन करके उसको एक्सेस करके हम फाइल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फाइल कर देंगे एप्लीकेशन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, वैलिडेट एंड सबमिट। तो बिफोर फाइनल सबमिशन द एप्लीकेंट वुड लाइकली टू आस्क द वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन filled in the form for accuracy. When all the information is filled in and verified, the submit button will be activated. जैसे आपका जो है सारे एप्लीकेशन को आप एक तरीके से पूरा पहले प्रीव्यू कर लेंगे। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई कर देंगे आपका सबमिट बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आप उसको सबमिट करेंगे और सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आपको एक 10 डिजिट यूनिक एप्लीकेशन आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उस आईडी को आप एप्लीकेंट जो है वो अपने स्क्रीन पे देख सकता है, अपने पोर्टल पे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, दे विल ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड थ्रू एसएमएस एंड ईमेल रिगार्डिंग एनी क्वेरी क्लैरिफिकेशन और फाइनल डिसीजन। ठीक है ना, इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी होती है आरबीआई ऑफिशियल्स को तो वो आप पोर्टल में जाके भी डायरेक्टली अपने फोन नंबर से लॉग इन करने के बाद भी देख सकते हैं, और आपको वाया ईमेल के थ्रू भी इंटीमेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होता है आरबीआई की तरफ से तो वो आपको पोर्टल पे शो हो जाएगा, सेम आपकी ईमेल आईडी पे भी कम्युनिकेट हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसको देख के उसके अकॉर्डिंगली उसको रिप्लाई करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं सीधा ऑनलाइन पोर्टल में। उसके बाद आपको डिसीजन जो है वो रिसीव हो जाएगा आपके पोर्टल पे। ठीक है, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है, और सेम आपको कम्युनिकेट हो जाएगा आपके ईमेल एंड एसएमएस पे भी जो भी डिसीजन होगा आगे ऑफिशियल्स का। ठीक है, तो हमने जान लिया कि भाई क्या क्या प्रोसेस हमारा होगा जब हम कोई एप्लीकेशन फाइल करेंगे प्रवाह पोर्टल के अंदर।
अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से फॉर्म्स अवेलेबल है हमारे प्रभा पोर्टल पे। तो सबसे पहला है यूजर कैन सबमिट FEMA रिलेटेड एप्लीकेशंस थ्रू द आरबीआई प्रभा पोर्टल। ठीक है? रेगुलेटरी अप्रूवल्स अंडर FEMA 5R एंड FEMA 10R, बोरोइंग्स अंडर FEMA, गारंटीज अंडर FEMA। ठीक है? ये फॉर्म्स आप फाइल कर सकते हो FEMA से रिलेटेड। सेकंड है यूजर कैन सबमिट फॉर्म्स ऑन द आरबीआई प्रभा पोर्टल फॉर रिमूवल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल्स। ठीक है? अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी। ठीक है? तो मतलब रिमूवल प्रॉपर्टी की अप्रूवल के लिए एक्विजिशन या सेल जब आप करेंगे उसके अप्रूवल के लिए आप जो है प्रभा पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है यूजर कैन ऑल्सो सबमिट अ कंपाउंडिंग एप्लीकेशन वाया प्रभा पोर्टल। ठीक है? तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन कंफर्मेशन फॉर अपियर ऑफ पर्सनल हियरिंग, compounding proceeding along with the preferred date, time returning personal information, additional information or addendum to already filed compounding application। ठीक है? तो जब आप कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करते हैं वो भी आप इस प्रभा पोर्टल से कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं चाहे वो प्रोसीडिंग से रिलेटेड चीजें हों। ठीक है? आपके पर्सनल हियरिंग से रिलेटेड चीजें हों, कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन फाइल करनी हो, एडेंडम फाइल करना हो। ठीक है? तो वो सब आप कहाँ से कर सकते हैं? प्रभा पोर्टल से आप फाइल कर सकते हैं इजीली। फोर्थ जो है वो है कि यूजर कैन सबमिट द आरबीआई एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर लाइसेंस ऑफिस थ्रू प्रभा पोर्टल। ठीक है? तो जो भी आपको रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेनी है, चाहे वो एलओ के लिए हो, डीओ के लिए हो, पीओ के लिए हो इंडिया में, वो अप्रूवल्स आप जो है प्रभा पोर्टल से आप ले सकते हो। ठीक है? फिफ्थ जो है यूजर कैन सबमिट अप्रूवल फॉर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट यूजिंग द प्रभा पोर्टल। तो जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की अगर आपको अप्रूवल लेनी है तो वो भी आप प्रभा पोर्टल से ले सकते हैं। जनरल करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट, प्रायर अप्रूवल केसेस रिलेटेड टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो इन सब केसेस में भी आप जो है अप्रूवल जो है प्रभा पोर्टल से ले सकते हैं। तो हमने देख लिया कि 5 टाइप्स के डिफरेंट फॉर्म्स जो है, डिफरेंट फॉर्म्स या हम बोले डिफरेंट कैटेगरी की फॉर्म जो हम प्रभा पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कन्वीनियंटली और इजीली। अब देखते हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी पोर्टल को एक्सेस करने के लिए जो स्मूथली आपका रन कर सके। तो वेब ब्राउजर जो आपका होना चाहिए वो गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज होना चाहिए। ठीक है? जो उसका वर्जन जो है वो लेटेस्ट वर्जन रिकमेंडेड होता है। और जो हमारे मैक ओएस यूजर्स हैं उनके लिए सफारी जो वेब ब्राउजर है वो रिकमेंडेड है। ठीक है? जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वो आपका स्टेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए विद मिनिमम स्पीड ऑफ 1 Mbps। ठीक है? जो आपके एडिशनल सॉफ्टवेयर आप क्या क्या रख सकते हैं, एक तो आपका पीडीएफ रीडर होना चाहिए। ठीक है? लाइक एडोब एक्रोबेट रीडर फॉर व्यूइंग एंड डाउनलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। जो आपको पीडीएफ फाइल अगर अपनी व्यू करनी है, डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आपके पास एडोब रीडर होना चाहिए। ठीक है? दूसरा आपका अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिक्योर ब्राउजिंग के लिए ताकि कोई वायरस ना आए। ठीक है? मेलाफाइट चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। फोर्थ, मोबाइल डिवाइस से अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ओएस होना चाहिए वो 13 और लेटर, ये आपका आईफोन आईपैड के लिए, और एंड्रॉइड 8.0 और लेटर ये एंड्रॉइड वालों के लिए हो गया। ठीक है? विंडोज जो आपकी होगी वो विंडो 10 और लेटर या मैक ओएस 10.0, मोज़ेक और लेटर, और आपका लिनक्स। ठीक है? लेटेस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट है। तो इस सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है? तो आपका जो ब्राउजर है वो तो आपका लेटेस्ट होना ही चाहिए, साथ के साथ आपकी जो भी और अदर पैरामीटर्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपका जो ब्राउजर में जो पोर्टल है वो स्मूथली रन कर सके और आपकी जो फाइलिंग है वो भी स्मूथली हो सके विदाउट एनी इंटरप्शन। हम जो है रजिस्ट्रेशन को ऐसे करेंगे प्रभा पोर्टल के अंदर। ठीक है? तो जो पोर्टल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जो है डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? जैसे ही आप गूगल पे उसको पेस्ट करेंगे तो आपका एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी आरबीआई प्रभा के नाम से। ठीक है? उसके राइट हैंड साइड में जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अप्लाई हेयर का। ठीक है? जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा रेगुलेटेड एंटिटीज का। ठीक है? उसके नीचे एक ऑप्शन और होगा नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज एडी बैंक्स इंडिविजुअल्स। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा न्यू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री।
तो हम जो क्लिक करेंगे वो करेंगे न्यू एप्लीकेशन पे, क्योंकि हम उस पर अब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक पॉपअप बना हुआ आ जाएगा डिस्क्लेमर फॉर एप्लीकेंट का। ठीक है, तो जैसे ही उसमें आप देखेंगे कि ये पोर्टल आप किसके पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, राइट टू इन्फॉर्मेशन, रेगुलेटरी, सुपरवाइजरी रिटर्न्स और कंप्लेंट फॉलिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, उस पर आप डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे आप चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप जो है चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप आगे प्रोसीड के बटन पे आपने क्लिक किया, आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन में बिजनेस एंटिटी स्लैश एडी बैंक, एक आएगा इंडिविजुअल। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे एज ए बिजनेस एंटिटी या एडी बैंक। ठीक है, हम यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे, एप्लीकेंट नेम एज पर पैन कार्ड, फिर आपका बिजनेस एंटिटी का नेम, आपकी डेजिग्नेशन, पैन नंबर, जीएसटी नंबर अगर एप्लीकेबल है तो, बिजनेस एंटिटी का एड्रेस, ठीक है, पिन कोड, फिर एरिया, आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद कैप्चा फीड करेंगे। कैप्चा फीड करने के बाद हम जब ओके पे प्रोसीड करेंगे तो सबमिट का बटन आएगा। ठीक है, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और आपका जो नंबर जो है वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस रहा एज ए बिजनेस एंटिटी या एडी बैंक के तौर पे जब हम रजिस्टर करेंगे वहाँ पोर्टल पे। अभी हमने जाना कि बिजनेस एंटिटी या एडी बैंक से हमने जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। अब देखते हैं जब हम एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर करेंगे तो हमारे को क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हैं एप्लीकेंट नेम, पिन कोड, एड्रेस, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कैप्चा फीड करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। ठीक है, आपके पास ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे आपके पास जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आप उसको वेरीफाइड करोगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाओगे एज ए इंडिविजुअल। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या किया, अभी हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कि हम उसमें कैसे रजिस्टर्ड होंगे प्रभाव पोर्टल में, हमने दोनों तरीके से उसको जान लिया है, एज ए बिजनेस एंटिटी भी और एक एज ए इंडिविजुअली। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, मतलब थोड़ी बहुत ही आपको इन्फॉर्मेशन है, सिंपल पैन नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको उसमें डालना है और अपनी एप्लीकेशन को जो है आपको रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको प्रोसीड करना है और अपने पोर्टल पे जो है आपको रजिस्टर्ड हो जाना है। जब हम पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे तो हम देखेंगे आपको एक स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है, जिसमें आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड में टॉप पे जो लॉग्ड इन यूजर है उसका नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जितनी भी आपने एप्लीकेशन फाइल करी होगी उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से उसका उसके पूरे इन्फॉर्मेशन आपको सो जाएगी, कितनी एप्लीकेशन आपके ड्राफ्ट में है, कितनी आपकी इन प्रोसेस में है, कितने आपके रिक्वेस्ट सबमिटेड है और आपका टोटल एप्लीकेशन कितनी है। ठीक है, फिर आप उसके नीचे देखेंगे आएगा नया आवेदन, मीन्स अगर आपको न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो उसको उस पर क्लिक करने के लिए वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए उधर क्लिक करना पड़ेगा। अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री का टैब आ जाएगा, फिर वहाँ पे आएगा माय सपोर्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर आपने जितनी भी एप्लीकेशन अप्लाई करी होंगी आपको वहाँ टैब देख रहे होंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपको एप्लीकेशन आईडी, डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन सब्जेक्ट, एस्टिमेटेड प्रोसेस कंप्लीशन डेट और स्टेटस। ठीक है, तो जितनी भी एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से वो सारी की सारी आपको वहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है ना, और आप उतनी सारी एप्लीकेशंस को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो CSV फाइल में या फिर PDF फाइल में। ठीक है, और अगर आपको अगर आपको स्टेटस चेक करना है तो आप देखिए आपको क्लियरली बड़ा इजी वे में आपको वहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी कि जो है क्या क्या आपकी एप्लीकेशन फाइल है, किस डेट को फाइल हुई थी, क्या उसका सब्जेक्ट था, करंट स्टेटस और कब तक वो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें न्यू एप्लीकेशन पे प्रोसेस करनी हो तो हमें क्या करना है। देखिए न्यू आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू एप्लीकेशन है नया आवेदन। ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप न्यू एप्लीकेशन या नया आवेदन के टैब पे क्लिक करेंगे ना, आपको एक सिंपल सा बॉक्स बना जाएगा कि प्लीज मेंशन व्हाट डू यू वांट टू अप्लाई फॉर। ठीक है, और एक आपको बॉक्स आ रहा होगा जहाँ पे लिखा रहा है आई वांट टू अप्लाई फॉर। ठीक है, तो आपको जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है उसका आप इनिशियल यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप उस इनिशियल को लिखेंगे तो आपका सारी की सारी एप्लीकेशन आपकी नीचे ड्रैग डाउन हो जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा आप इजी वे में इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि आप कौन सी एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं।
अब हम डालेंगे, जैसे कि हमने इसमें फीड किया LICEN, ठीक है। अब उसने LICEN के बेस पे देखिए ये सारे के सारे आपको ऑप्शंस दिखा दी, जैसे एप्लीकेशन फॉर आधार ऑथेंटिकेशन लाइसेंस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द PML एक्ट, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू कमेंस बैंकिंग बिजनेस बाय अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, information to be furnished by promoter along with relevant supporting documents for licensing of a small finance bank, information to be furnished by the promoter along with the relevant supporting documents for licensing of universal bank और प्राइमरी डीलर बैंक, ठीक है, प्राइमरी डीलर लाइसेंस। तो ऐसे ही अब जो है आप और भी अगर कोई भी जो आपकी एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है, ठीक है, जैसे आप उसको सर्च करेंगे, सर्च बार में डालेंगे तो वो एप्लीकेशन आपकी ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखा देगा, इनपुट्स दिखा देगा, उसमें से फिर आपको जो एप्लीकेशन आपके रेलिवेंस की है आपको उस पर क्लिक करना है आगे प्रोसीड करने के लिए। तो जैसे आप उस पर आगे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे ऑटोमेटिकली प्रोसीड हो जाएगी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी कि हम अब एप्लीकेशन देखेंगे कि कोई भी एक एप्लीकेशन लेते हैं तो हम एप्लीकेशन फॉर प्राइमरी डीलर लाइसेंस का हम चेक करेंगे, ठीक है। और देखिए जैसे ही हमने उस एप्लीकेशन पे क्लिक किया तो हमारे को बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसके पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगी, एप्लीकेंट का नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और फाइल अपलोड करने के लिए डिटेल्स आ जाएंगी। इंस्ट्रक्शन देखिए आप ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे एक फाइल आएगी, उस फाइल पे आपको क्लिक करना है तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि आपको कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, कितनी MB तक की आपकी फाइल होनी चाहिए, और अगर आप इमेज अपलोड कर रहे हैं तो कितने MB तक की आपकी इमेज होनी चाहिए, कितना उसका DPI होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए PD लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें मैंडेटरी हैं। ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर नेट ऑन फंड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन टू कमेंस PD बिजनेस, ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 years, copy of banking or NBFC license by RBI, independent chartered accountant certificate for NOF, independent chartered accountant certificate for annual turnover in government securities, independent chartered accountant certificate for assets in government securities, RBI inspection report for last 3 years, details of penalty imposed by regulator or any other enforcement agencies, miscellaneous और अदर कोई अगर और अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ NBFC, मिसलिनियस कोई अदर डॉक्यूमेंट्स या एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब आप जो आप PD लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब जो आपका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इसको आप के अंदर अटैच करेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर मांगे गए हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, ठीक है। अटैच करने के बाद अगर आपके पास माना कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम आके वापस उसको रिज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली हैं फिर क्या करेंगे आप, फिर आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, फिर जो है फाइल को वैलिडेट करेंगे, एप्लीकेशन को प्रीव्यू करेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, फाइल को जो है वैलिडेट करना है, एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लेना है, वैलिडेट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, ठीक है, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, आपने उसको वैलिडेट भी कर दिया, ठीक है, और अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट भी कर दिया, प्रीव्यू भी कर लिया है, तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा उसका, ठीक है। वो आप वो जो अपना डैशबोर्ड है वहाँ देख सकते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा, डेट ऑफ सबमिशन आ जाएगा, एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा, एस्टिमेटेड प्रोसेस कंप्लीशन टाइम आ जाएगा और जो आपका स्टेटस होगा एप्लीकेशन का वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब आप अपने एप्लीकेशन को जो है जो भी उसका स्टेटस है अब आप इजीली में देख सकते हैं हमने। और उसको अगर आपको CSV फाइल या PDF फाइल में अपना एक्सपोर्ट करना है तो आपके डैशबोर्ड पे ही आप राइट हैंड साइड में ऑप्शन देखेंगे, आपको दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, CSV भी और PDF भी, ताकि उसको आप इजीली सेव कर सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो मैंने आपको बताया ही था कि आप अपना एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर आप जो है एस्टिमेटेड प्रोसेसिंग जो कंप्लीशन डेट है वो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो कितने टाइम तक कंप्लीट हो जाएगी और कब तक आपको आपकी एप्लीकेशन का जो है इस रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी, और उसका स्टेटस आप जो है नेक्स्ट ही टैब पे आप देख सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या होगा।
ये आपके एप्लीकेशन को जो है वो प्रोसेस हुई और आपको इंटरम रिस्पॉन्स रिसीव हुआ आरबीआई से, ठीक है। अब अगर आपको वो देखना है तो आप कैसे देखोगे? तो द रिस्पॉन्स फ्रॉम आरबीआई कैन बी व्यूड बाय द एप्लीकेंट्स इन द एप्लीकेशन हिस्ट्री डिटेल्स, ठीक है। प्रीव्यू डॉक्यूमेंट अंडर आरबीआई रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट्स सेक्शन, ठीक है, वहां पे आपको वो मिल जाएगा और वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री टैब में जाएंगे, आप अपने एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आरबीआई रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट्स का एक टैब आपको शो होगा, वहां पे आप क्लिक करिए। वहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आरबीआई जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्स होगा उसकी आप कमेंट्स फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं कि उन्होंने आपसे क्या क्या क्लैरिफिकेशन मांगी है, और उसी क्लैरिफिकेशन को आप मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड करके उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स बना के आप अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट कर सकते हैं और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है आप अपलोड कर सकते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। रिस्पॉन्स फाइल देख ली, अब आप उस रिस्पॉन्स फाइल को जो आपको डॉक्यूमेंट्स आए हैं उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे फाइल करोगे, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होंगे? पहला तो है एप्लीकेंट मस्ट लॉग इन टू द प्रभा पोर्टल बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन एप्लीकेंट विल लैंड टू द एप्लीकेशन रजिस्टर होम पेज। आप होम पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। क्लिक ऑन एप्लीकेशन नंबर फ्रॉम द ग्रिड, अ प्रीव्यू डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज शोन इन प्रभा एप्लीकेशन प्रीव्यू डॉक्यूमेंट। आप देख पा रहे होंगे आपको शो हो रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन अपलोड फाइल to option of file. User may browse the file and select upload file button. Only PDF file shall be uploaded up to 8 MB. तो आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर दिए और वो जो मैक्सिमम रेंज जो उसकी होगी फाइल करने की वो 8 MB होगी। 8 MB से ज्यादा की फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी, ठीक है। फिर आपको देखिए एक कमेंट बॉक्स आपको प्रोवाइडेड होगा वहाँ पे एडिशनल कमेंट्स के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट कैन सबमिट and click on submit option. A confirmation message is displayed on the screen as shown in the image. Provide additional document upload and click on yes the response is up, ठीक है। उसके बाद the interim response applicant will be displayed in the below grid as shown in the image. Prabha RBI response. On clicking generate PDF button, applicant can download the application preview document in PDF format as shown in the image. Prabha application preview document in the format, ठीक है। Application for which the status is referred back for additional information, the estimated process completion date will be reset as per timelines defined by the RBI after the required information document is submitted by the applicant, ठीक है। तो ये सब जब आप प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद का जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी, लेकिन आपका टाइमलाइन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली फिर रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 स्टेप्स मैंने आपको बताए, आप इसको फॉलो करके अपने जो एप्लीकेशन है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के उसको फाइल कर सकते हैं। आप एक्नॉलेजमेंट जो फाइल है उसको आप सेव करना भूल गए हैं और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है, तो अब आप क्या करेंगे इस केस में? तो इस केस में आप प्रभाव पोर्टल में जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे आप नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज और एडी बैंक्स इंडिविजुअल के टैब पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको आएंगे, न्यू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। जैसे आप एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर से वो साइन इन करने के लिए बोलेगा। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, ओटीपी आपके पास आएगा कैप्चा फीड करने के बाद। जैसे आप कैप्चा डाल देंगे ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी को आप वेरीफाई कर देंगे तो आप वहाँ पे लॉगिन कर जाएंगे पोर्टल पे, ठीक है। पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपने जितनी भी एप्लीकेशंस फाइल करी होंगी उस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल नंबर का से रिलेटेड सारी एप्लीकेशंस आपको पोर्टल में शो हो जाएंगी उस ग्रिड के अंदर। इसमें आपको उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बार बार उसको हम डिस्कस नहीं करते कि हमें क्या क्या शो होगा और वहाँ पे क्या क्या हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखेगी। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसके क्या क्या स्टेटस हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे टोटल 7 स्टेटस हो सकते हैं। एक ड्राफ्ट, फिर रिक्वेस्ट सबमिटेड, थर्ड है इन प्रोसेस, फोर्थ एप्लीकेशन अप्रूव्ड, फिफ्थ एप्लीकेशन रिटर्न्ड, सिक्स्थ एप्लीकेशन रिजेक्टेड, सेवंथ है रेफर्ड बैक फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ड्राफ्ट मीन्स कि आपने एक कोई एप्लीकेशन ओपन की और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करी और उसको सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, कंप्लीट नहीं किया, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रहेगी आपके ड्राफ्ट स्टेज में। तो आपको वहाँ पे बेसिकली एक टेम्पररी नंबर इशू हो जाएगा,
ठीक है? जब आप उसको ड्राफ्ट में सेव करके छोड़ देंगे और जब आप उसको री-लॉगिन करेंगे, तो आप उस फ़ाइल को जो आपकी एप्लीकेशन है उसको आप रिज़्यूम कर सकते हो फाइलिंग के लिए, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका ड्राफ्ट। सेकंड है आपका रिक्वेस्ट सबमिटेड। रिक्वेस्ट सबमिटेड का मतलब है कि जब आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड कर दी, ठीक है? और आपको एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी, जो आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आपको कम्युनिकेट हो जाएगी और जो आपकी एप्लीकेशन है फर्दर सेंड हो जाएगी डिपार्टमेंट को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो वो आपका हो गया रिक्वेस्ट सबमिटेड, ठीक है? थर्ड है इन प्रोसेस। इन प्रोसेस मीन्स जो आपके आपने जो एप्लीकेशन फाइल करी है, वो आपकी एप्लीकेशन वेरिफाइड हो गई है और वो करंटली प्रोसेस है आरबीआई के पास फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है? फोर्थ है एप्लीकेशन अप्रूव्ड। एप्लीकेशन अप्रूव्ड तो सिंपल है बड़ा, आपने एप्लीकेशन फाइल की, डिपार्टमेंट ने उसको प्रोसेस कर दिया और आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए थे, जो आपने एप्लीकेशन फाइल की और जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो आपकी इन ऑर्डर थी, तो उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, ठीक है? तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है आपको रिसीव हो जाएगी आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे, बाकी आप उसको अपनी एप्लीकेशन हिस्ट्री टैब में भी देख सकते हैं। फिफ्थ है एप्लीकेशन रिटर्न्ड। तो एप्लीकेशन रिटर्न्ड हो गया कि आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की, उसमें आरबीआई ने कुछ क्वेरीज रेज करी, ठीक है? और आपको वो एप्लीकेशन उन्होंने रिटर्न कर दी फॉर मेकिंग ए रिस्पॉन्स। तो अब आपको उसके अंदर रिस्पॉन्स देना है, तो बेसिकली आपकी एप्लीकेशन हो गई रिटर्न्ड। सिक्स्थ हो गया आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ठीक है? तो बेसिकली आपने एप्लीकेशन फाइल की और जो आरबीआई है उनको वो एप्लीकेशन इन ऑर्डर में नहीं लगी, या जो आपने उन्होंने अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन मांगी, वो क्लैरिफिकेशन भी उनको जो है जस्टिफाइड नहीं लगी, तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। सेम उसका स्टेटस आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं और आपकी सेम उसका जो कम्युनिकेशन है आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे सेंड हो जाएगा। सेवंथ है रेफर्ड बैक फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कुछ एप्लीकेशन में कुछ कमी नज़र आई, तो वो उसके लिए आपको एप्लीकेशन को रेफर बैक कर देंगे, ठीक है? बाकी आप एप्लीकेशन में जाके जब आप क्लिक करेंगे, तो सबमिट आप अपनी रिक्वायर्ड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको आप फिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ प्रवाह एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रवाह? तो जैसे कि हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है कि जो प्रवाह है, उसका जो फुल फॉर्म है वो है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है? तो जो हमारा प्रवाह पोर्टल है वो जैसे कि आपने पहले भी जाना है और हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि जो पोर्टल है हमारा वो क्रिएट ही किया गया है, एक सिक्योर एवं सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है वो हमारा, ठीक है? जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल या फिर जो एंटिटी है, वो अपना जो भी लाइसेंसिंग, अप्रूवल या फिर ऑथराइजेशन के लिए प्रवाह पोर्टल में अप्लाई कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है? तो जो हमारे सम ऑफ द की फीचर्स अवेलेबल हैं पोर्टल पे, तो वो क्या-क्या हैं? फर्स्ट है कि सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन द पोर्टल। सेकंड है ट्रैक एंड मॉनिटर द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन या रेफरेंस। थर्ड है रिस्पॉन्ड टू एनी क्लैरिफिकेशन क्वेरी सॉट बाय द आरबीआई। और फोर्थ है रिसीव अ डिसीजन फ्रॉम द रिजर्व बैंक इन अ टाइम बाउंड मैनर। हम चारों चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन लेंगे, उसके बाद हम उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करेंगे, उसके बाद हम एप्लीकेशन हिस्ट्री से उसको ट्रैक एवं मॉनिटर करेंगे। अगर हमारे को कोई क्वेरी सॉर्ट होती है आरबीआई से, तो हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको अटैच करके फाइल करेंगे और लास्ट में एक टाइम बाउंड मैनर में हमारे को जो जो भी अप्रूवल या रिजेक्शन डिसीजन होगा वो हमें मिलेगा आरबीआई के द्वारा, ठीक है? हाँ, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि हाउ टू एक्सेस प्रवाह। तो प्रवाह का जो पोर्टल है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो आप आरबीआई के पोर्टल में जाके वहाँ से भी आप प्रवाह पोर्टल में डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं, या जो मैंने एक लिंक यहाँ पे डाला हुआ है, उसपे उसको भी अगर आप टाइप करेंगे गूगल पे, तो उससे भी आप डायरेक्टली जो प्रवाह पोर्टल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हू कैन सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रवाह? तो इसका आंसर है, बैंक इंक्लूडिंग एडी बैंक्स, बिजनेस एंटिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रवाह पोर्टल।
तो हमारे जो बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग एडी बैंक्स, रेगुलेटेड एंटिटीज, इंडिविजुअल्स, ये तीनों लोग हमारे जो प्रवाह पोर्टल है उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रवाह। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन को सबमिट करने का। तो फर्स्ट है, यूजर आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर by providing basic detail on the portal before submitting an application request. On entering the basic details, including the mobile number, the user can log in after verification of OTP sent on their mobile number. Second, the mobile number is the unique identifier which is to be used to access the portal, submit application, submit additional information, download documents, view application history. After registration, the applicant can select the form which they want to apply for and follow the steps as shown in the video. ठीक है, अब हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जो प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन को सबमिट करने का। बेसिकली आपको जाके पहले तो रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर आप एंटिटी है तो एज ए एंटिटी के तौर पे, या अगर आप एज ए इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिविजुअल अप्लाई करके आपका जो मेन आपका आइडेंटिफायर रहेगा वो आपका मोबाइल नंबर रहेगा। उस मोबाइल नंबर को आप यूज़ करके आपके मोबाइल पे एक ओटीपी रिसीव होगा, उसको आप फीड करेंगे। ठीक है, जब ऐसे आप फीड कर देंगे तो आप अपनी जो एप्लीकेशन आपने फाइल की है, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लैरिफिकेशन के लिए रेज हुआ है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू एप्लीकेशन हिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैसे क्या-क्या एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है या कैसे आप फाइल कर सकते हैं, तो जैसे हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्या-क्या हमें प्रोसीजर करना होगा, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ईज़िली जो आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आप एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको आप ईज़िली फाइल कर पाएँगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है कि व्हेन इज़ द एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड। ठीक है, तो कब हमारी एप्लीकेशन आईडी जनरेटेड होती है। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन आईडी हमारी तब जनरेट होती है जब हम एप्लीकेशन को कंप्लीट फाइल कर देते हैं। बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे को उसके अंदर अटैच करने हैं मैंडेटरी, हम उसको अटैच कर देते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो ड्यूली रिक्वायर्ड है उसको हम फाइल कर देते हैं, तो हमारे को एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है। उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो कहाँ चले जाती है प्रोसेस के लिए, आरबीआई को। ठीक है, एक बार इसका आंसर रीड कर लेते हैं। ए टेम्पररी आईडी इज जनरेटेड इफ द एप्लीकेशन इज सेव्ड एज ड्राफ्ट। यूजर में नोट दैट at this stage, the application has not been submitted and has not reached the RBI. On final submission, a unique application ID is generated, which confirms submission of the application and that the application has been received by the RBI. ठीक है ना? तो बेस वही है कि जब हमारे को अगर हमारी एप्लीकेशन ड्राफ्ट में है तो हमारी एक टेम्पररी आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपको एक आईडी आपकी जो भी टेम्पररी आईडी जितने भी आपने फॉर्म्स ड्राफ्ट में सेव किए हैं वो आपको दिखेंगे। आप उसको जाके कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो कंप्लीट होते ही वो आपकी एप्लीकेशन जो है आरबीआई को प्रोसेस के लिए चली जाएगी और आपका एक यूनिक एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाएगी फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हिच एड्रेस शुड बी एंटर्ड फॉर बिजनेस एंटिटीज। ठीक है, तो देखिए जनरली होता क्या है कि जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं वो अपना जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है उसी को मेंशन करती है हर जगह। ठीक है, और उसको प्रवाह पोर्टल पे आइडियली वही एड्रेस मेंशन करना चाहिए जो उसका एमसीए पोर्टल पे शो होता है। ठीक है, ताकि आपका हर जगह जो सिमिलैरिटी बनी रहे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कंपनीज जो है अपनी लेटर हेड पे भी शो करती हैं। ठीक है, उन्हें एक बोर्ड लगाना पड़ता है, साइन बोर्ड अपनी कंपनी के बाहर मेन गेट पे, वो वहाँ पे भी अपना जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसी को मेंशन करती हैं। ठीक है, बट कुछ केसेस में अगर सपोज कीजिए कि आरबीआई द्वारा कोई अलग से कोई मास्टर डायरेक्शन है या कोई सर्कुलर है या कोई गाइडलाइन इशू हुई है, ठीक है, देन वो अपने प्रवाह पोर्टल पे जब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे एज ए बिजनेस एंटिटी, देन वो उस एड्रेस को यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस एड्रेस। ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट एड्रेस के अलावा देन वो उस एड्रेस को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन एवरी केसेस उनको मैंडेटरी है कि वो अपना रजिस्टर्ड एड्रेस ही एंटर करेंगे जब वो रजिस्ट्रेशन लेंगे एज बिजनेस एंटिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वेदर एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड थ्रू एडी बैंक और डायरेक्टली। ठीक है, मतलब जो हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे प्रभाव पोर्टल में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, तो वो एप्लीकेशन हम वाया एडी बैंक के थ्रू फाइल होगी या फिर हम डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें देखिए 9 टाइप्स की एप्लीकेशन है। इसमें से कुछ डायरेक्टली फाइल हम कर सकते हैं और कुछ हमारा थ्रू एडी बैंक के थ्रू फाइल होगी, ठीक है? तो application for some categories need to be submitted through AD banks only, while the application for some other categories can be submitted by the applicant directly. ठीक है? आइए अब देखते हैं कि कौन-कौन सी एप्लीकेशंस जो है वो वाया एडी बैंक होंगी और कौन-कौन सी एप्लीकेशन जो है हम डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है अप्रूवल फॉर ओपनिंग ऑफ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ठीक है? जब हम कोई भी अप्रूवल लेते हैं ओपनिंग ऑफ स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट के लिए, तो ये जो एप्लीकेशन है ये टू बी सबमिटेड बाय एडी बैंक ओनली, ठीक है? ये हमें फाइल करनी पड़ेगी वाया एडी बैंक, ठीक है? सेकंड, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अडेंडम टू ऑलरेडी फाइल्ड कंपाउंडिंग एप्लीकेशन, माना हमने कोई कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करी है, ठीक है? उसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है, मांगी है आरबीआई ने, ठीक है? एडेंडम मांगा है, तो वो हम वाया एडी बैंक के थ्रू फाइल करें या डायरेक्टली फाइल करें? तो इस केस में ये जो एप्लीकेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हम फाइल करेंगे कंपाउंडिंग एप्लीकेशन के लिए, वो हम डायरेक्टली फाइल करेंगे, ठीक है? टू बी सबमिटेड डायरेक्टली बाय द एप्लीकेंट। है कंफर्मेशन फॉर अपीयरिंग फॉर पर्सनल हियरिंग विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग अलोंग विद प्रेफर्ड डेट टाइम और अटेंडिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अगर हमने कोई कंपाउंडिंग एप्लीकेशन फाइल करी है, ठीक है? अब ये एप्लीकेशन जो है उसमें हमें कोई पर्सनल हियरिंग लेनी है, ठीक है? तो ये हम वाया एडी बैंक के थ्रू फाइल करेंगे या फिर एप्लीकेंट डायरेक्टली फाइल कर सकता है इसको। तो इस केस में एप्लीकेंट जो है वो डायरेक्टली फाइल कर सकता है। फोर्थ है अप्रूवल फॉर एक्विजिशन ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? सेम इस केस में भी जो एप्लीकेंट है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन को सबमिट कर सकता है। फिफ्थ है रेगुलेटरी अप्रूवल्स अंडर फैमा 5R एंड फैमा 10R, ठीक है? इस केस में जो भी एप्लीकेशन होगी वो टू बी सबमिटेड बाय एडी बैंक ओनली, तो हमें जो एप्लीकेशन है वो वाया एडी बैंक रूट करनी पड़ेगी, ठीक है? सिक्स्थ है रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर्टेनिंग टू एलओ, बीओ और पीओ इन इंडिया, ठीक है? हमें हमें इन तीनों के लिए अगर कोई रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेनी है तो फिर टू बी सबमिटेड बाय एडी बैंक ओनली, ठीक है? हमें जाना पड़ेगा वाया एडी बैंक। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन ये हम एप्लीकेंट डायरेक्टली सबमिट कर सकता है। ईसीबी प्रपोजल्स अंडर अप्रूवल रूट, ठीक है? कोई भी हमारा ईसीबी का प्रपोजल है अप्रूवल रूट के अंदर तो भी टू बी सबमिटेड बाय एडी बैंक ओनली। और लास्ट है अप्रूवल फॉर बैंक गारंटीज बियॉन्ड लिमिट अवेलेबल टू एडी बैंक्स, तो इस केस में भी सेम टू बी सबमिटेड बाय एडी बैंक्स ओनली, ठीक है ना? तो अब हमने इसमें जान लिया है कि किन किन केसेस में हम डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और किन केस में हम एप्लीकेशन जो हमारी है वो राउट होगी थ्रू एडी बैंक। क्वेश्चन है हमारा वेयर आई कैन फाइंड द रिस्पॉन्स फाइल फ्रॉम आरबीआई, ठीक है? तो कहाँ से हम रिस्पॉन्स फाइल को जो आरबीआई से आई है उसको डाउनलोड कर सकते हैं? तो रिस्पॉन्स फाइल मीन्स सपोज कीजिए आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की है प्रवाह पोर्टल पे, ठीक है? उसमें आरबीआई ने कोई क्लैरिफिकेशन रेज की है, तो आपको जो एडिशनल क्लैरिफिकेशन जो आपको सबमिट करनी है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको जो सबमिट करने हैं, तो कैसे आप उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? तो कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स फाइल फ्रॉम आरबीआई कैन बी व्यूड बाय द एप्लीकेंट इन द एप्लीकेशन हिस्ट्री डिटेल्स, प्रीव्यू डॉक्यूमेंट अंदर आरबीआई रिस्पॉन्ड डॉक्यूमेंट सेक्शन, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आरबीआई रिस्पॉन्स फाइल या कमेंट्स जो आरबीआई ऑफिशियल ने वहाँ पे फीड किए होंगे वो आपको दिख जाएंगे और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आरबीआई रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट सेक्शन आपको दिखेगा जब आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है? प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको जो आरबीआई ऑफिसर की जो कमेंट्स हैं रिस्पॉन्स फाइल है वो आपको शो हो जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन को मॉडिफाई करके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करके फाइल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि इज इट मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एवरी टाइम, ठीक है? तो इसका आंसर है यस, फॉर सबमिटिंग अ न्यू एप्लीकेशन द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर ऑन द पोर्टल एवरी टाइम। However, the application history can be checked or additional documents can be submitted through a registered mobile number for already submitted application, ठीक है? अब अगर माना कोई आप हर बार नई नई एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो आपको एवरी टाइम एज ए बिजनेस एंटिटी या एज ए इंडिविजुअल आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, देन आप उस एप्लीकेशन को फाइल करेंगे, ठीक है? लेकिन जो आपका जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था मोबाइल नंबर आपका एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है?
तो उस मोबाइल नंबर को जब आप फ़ीड करके देखेंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री टैब में, तो उस मोबाइल नंबर से रजिस्टर जितनी भी आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल होंगी, ठीक है? वो आपकी पूरी एप्लीकेशन हिस्ट्री मोबाइल नंबर से शो हो जाएगी। बट आपको हर एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए हर बार प्रभाव पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे वो आप सेम ही मोबाइल नंबर क्यों ना यूज़ कर रहे हो, ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ आर दी टाइमलाइन्स अपडेटेड आफ्टर द एप्लीकेंट सबमिट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो व्हेन एप्लीकेंट सबमिट्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स, the estimated process completion date is reset and the revised date of closure shall be as per the number of days required from the date of submission of additional information, ठीक है? देखिए जब आप क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी हर एप्लीकेशन एक टाइम बाउंड मैनर में होती है, ठीक है ना? लेकिन जब हम कोई भी एक क्लैरिफिकेशन आती है, तो उसकी जो डेट है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली रीसेट हो जाती है, ठीक है? तो इस केस में देखिए हमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो है कि all the estimated timelines for regulatory approvals of various departments are anticipated to be met by in most cases, but a few may exceed these timelines, ठीक है? तो वो एक्सीड भी हो सकती है बट वो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सेकंड, इफ द डिपार्टमेंट आर लाइकली टू एक्सीड द टाइमलाइन, दे विल रिवर्ट टू द एप्लीकेंट। अगर उनकी टाइमलाइन एक्सीड हो रही है तो वो एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देंगे। थर्ड, इन केस एन एप्लीकेंट डज़ नॉट गेट अ रिस्पॉन्स विदिन द इंडिकेटेड टाइमलाइन, they can approach the head of the concerned department. The department head will respond with the status of the application, the reason for delay, request for additional information if any, as well as likely time for disposal of application. ठीक है? तो वो आप जो है जो भी एचओडी हैं उनको आप रीच आउट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए अगर आपको काफ़ी टाइम तक उसका रिवर्ट नहीं मिलता है तो। ठीक है? In some situations, a change in procedure or in the environment will change the estimated time for action. In such cases, the timeline for approval will be modified appropriately. ठीक है? अगर सिस्टम में कोई चेंज है, तो जो भी टाइमलाइन है अप्रूवल का वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। फिफ्थ है द टाइमलाइन्स आर सब्जेक्ट टू रिसीप्ट ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक्स इंस्टीट्यूशन concerned as well as receipt of regulatory supervisory input, due diligence report, approvals from other regulators and the concerned government agencies या डिपार्टमेंट, ठीक है ना? तो बेसिकली आपकी जो टाइमलाइन है वो डिपेंड करती है कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको रिसीव हो गई है या नहीं हो गई। जैसे ही आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंसर्न डिपार्टमेंट को रिसीव हो जाएगी, देन वो फिर आपके एप्लीकेशन पे एक्शन ले लेंगे, ठीक है? The timeline for foreign exchange department are not applicable for cases referred to empowered committee for approval, ठीक है ना? अगर कोई भी केस रेफर्ड जो हुआ है एम्पावर्ड कमिटी के अप्रूवल के लिए, उस केसेस में टाइमलाइन जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो। तो ये हमारे थे कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यूज। तो आइए हम कुछ और एफएक्यूज को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको वीडियो में नहीं दिखेंगे बट हम उसको यहाँ ओरली डिस्कस करेंगे। तो अब कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो प्रभाव पोर्टल में जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, क्या उस एप्लीकेशन की कोई फीस रहती है? तो उसकी कोई फीस नहीं रहती है, ठीक है? बट हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक अप्रूवल है जहाँ पे कि आपको एक पर्टिकुलर फीस पे करनी है, देन उस केस में वो आपको फीस वहाँ पे पे करनी पड़ेगी। जो नेक्स्ट कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि कैन वन एप्लीकेंट सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन? तो यस, वन एप्लीकेंट कैन सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस। बाकी देखिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू द पोर्टल या आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, तो आप तो जो है आप प्रवाह सपोर्ट में कॉल करके या ईमेल आईडी पे आप अपनी ईमेल भेज के अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अब हम वीडियो को क्लोज करते हैं और फिर हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो। तो
तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो प्रभाव पोर्टल पर आरबीआई की एक बेहतरीन डिजिटल पहल जो रेगुलेटरी प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और तेज बनाती है। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, सहकर्मियों या स्टूडेंट के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा या आपको कोई सवाल हो तो उसे पूछें जरूर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लॉ इजी शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी जानकारियों से भरपूर वीडियो, वो भी सबसे पहले। अंत में वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और सीखते रहिए लॉ इजी शशांक के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ।